दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनीबस। और इसमें बुक चल रही है द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अगला चैप्टर है विजिल ऑन ए पाइन ट्री। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि अगले दिन आइबर्टसन पौड़ी लौट गया, और जब मैंने दूसरे गांव में विजिट करना शुरू किया, पहाड़ी गांव में, तो मुझे रास्ते में मैन ईटर के पगमार्क मिले। मैन ईटर ने एक गांव में विजिट की थी और एक घर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की थी। उस घर में जिसमें एक बच्चा बीमार था, उसे बहुत जोरों की खांसी हो रही थी। अब जब उन निशानों का पीछा किया तो वो ट्रैक्स मुझे उस रास्ते पर लेके गए जो कि जाता था एक पहाड़ी के शोल्डर पर। और ये वो जगह थी जहां मैं और आइबर्सन एक बार पहले भी बैठ चुके थे, जब एक बकरी को हमने रखा था। वो बहुत ज्यादा बोल रही थी और जिसे बाद में लेपर्ड ने मार दिया था। अभी जो वक्त था काफी जल्दी वाला था, यानी कि अगर अभी जाया जाए तो इस बात की संभावना थी कि लेपर्ड कहीं पर धूप सेंकता हुआ नजर आ जाए। तो एक आगे को निकली हुई चट्टान थी जिस पर जिम कॉर्बेट लेट गए और वहां से दूर दूर तक इलाका स्कैन करने लगे। एक दिन पहले बारिश हुई थी, तो जितनी धुंध थी उस इलाके की, वो साफ हो चुकी थी। उन्हें दूर दूर तक साफ नजर आ रहा था। और वो चट्टान भी बहुत ही बढ़िया पोजीशन में थी, यानी उससे दूर दूर तक देखना संभव था। और उस चट्टान से जो व्यू नजर आ रहा था, बड़ा ही खूबसूरत व्यू था। अलकनंदा नदी कुछ इस तरह से नजर आ रही थी जैसे कि एक चांदी का रिबन बिछा हो। अब दूर दूर जो पहाड़ी घर थे वो नजर आ रहे थे। कहीं कहीं किसी छोटे से गांव में केवल एक या दो घर थे, और कहीं कहीं पर स्लेट जैसे पत्थरों वाली छत के साथ लाइन से घर बने हुए थे। अब जो घरों की लाइन दिख रही थी, इसमें कई सारे घर थे अलग अलग। पैसे बचाने के लिए उन्हें एक साथ दीवार से दीवार को जोड़ के बनाया गया था। और दूसरा, इस तरीके से ना सिर्फ घर बनाने में पैसे बचते हैं, खेतों के लिए जगह भी बच जाती है। अब पहाड़ के पीछे बर्फ से लदी हुई पहाड़ियां थीं, जिनमें बर्फीले तूफान आते हैं सर्दी के मौसम में। और उन बर्फ से लदे हुए पहाड़ों के पीछे दूर दूर तक था नीला आकाश। ऐसा लग रहा था किसी ने कार्डबोर्ड में चित्रकारी की है। अब ये एक ऐसा सुंदर दृश्य था, और इससे ज्यादा सुंदर की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जहां देखो मनोहारी दृश्य। लेकिन सूरज जो मेरे सिर के पीछे था, थोड़ी ही देर में डूब गया। और जब सूरज डूब गया तो आ गया आतंक का साया। एक ऐसे आतंक का साया जो आतंक 8 साल से एक एक निवासी जो कि उस इलाके में रहता था, 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जहां कोई बाहर निकलने से डरता था। उसे लगता था कि बाहर निकलेगा तो इसका इंतजार कर रही है मौत। वो था आतंक का साया, सूरज डूबते ही। अब मैं उस चट्टान पर 1 घंटे से लेटा था कि तभी दो आदमी मुझे आते हुए दिखे। वो बाजार के रास्ते पर थे। वो उस गांव के रहने वाले थे जो कि था करीब 1 मील की दूरी पर पहाड़ के ऊपर। और वहां पर एक दिन पहले ही मैं गया था। उन्होंने बताया कि सूर्योदय के करीब 1 घंटे पहले उन्होंने इसी इलाके से एक लेपर्ड को दहाड़ मारते सुना था। और हमारा जब डिस्कशन हुआ तो ये हुआ कि अगर बकरी बांध दी जाए तो लेपर्ड को गोली मारने की संभावना काफी ज्यादा है। लेकिन जिम कॉर्बेट ने कहा कि आज मेरे पास बकरी है नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि हम 2 घंटे बाद आपको बकरी लाकर दे देंगे। अब जो वो आदमी चले गए तो मैंने आसपास देखा। मैं ढूंढ रहा था
एक सूटेबल जगह जहां पर मैं बैठ सकूं। अब इस इलाके में सूटेबल अगर कोई था तो वो था एक चीड़ का पेड़, जो कि था इकलौता पेड़ उस इलाके का। ये चीड़ का पेड़ एक रिज पर उगा हुआ था, उस रास्ते के नजदीक जहां से ये दो आदमी आए थे। और जहां पर ये पेड़ था उसके नीचे ही एक दूसरा रास्ता भी जाता था, जो कि पहाड़ी के दूसरी तरफ जाता था। और ये वो रास्ता था जहां पर मैं लेपर्ड को ढूंढ रहा था थोड़ी देर पहले। अब ये पेड़ अच्छा था बैठने के लिए, क्योंकि वहां से व्यू बहुत अच्छा आता था। लेकिन क्योंकि ये चीड़ का पेड़ था तो इस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल था। और क्योंकि ये चीड़ का पेड़ था तो इसमें कोई कवर नहीं था, क्योंकि चीड़ के पेड़ की पत्तियां बहुत ऊपर होती हैं, यानी उस पे बैठो तो नजर भी आ जाओ। लेकिन जिम कॉर्बेट ने कहा कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि ये था इकलौता पेड़। तो अगर पेड़ के ऊपर बैठना है तो फिर इसी पेड़ पर बैठना होगा। अब जिम कॉर्बेट जब उस जगह पर पहुंचे तो वो आदमी जिम कॉर्बेट का इंतजार कर रहे थे। उनके पास थी बकरी। और जब उन लोगों ने पूछा कि आप बैठोगे कहाँ, और जिम कॉर्बेट ने इशारा किया कि मैं इस चीड़ के पेड़ पर यानी कि पाइन ट्री पर बैठूंगा, तो वो दोनों आदमी हंसने लगे। उन लोगों ने कहा कि बिना सीढ़ी के आप इस पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाएंगे, और अगर किसी तरीके से आप चढ़ भी गए तो इस पेड़ में कोई कवर नहीं है, यानी कि वो मैन ईटर लेपर्ड आपको देख ही लेगा। और जब आप पूरी रात वहां बैठे होंगे तो आप खतरे में होंगे, क्योंकि ये पेड़ आपके लिए मुश्किल है चढ़ना, लेकिन उस आदमखोर तेंदुए को इसमें चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि गढ़वाल में दो अंग्रेज थे जो कि पेड़ पर चढ़ने में माहिर थे, और दूसरा आदमी था आइबर्टसन। हम लोगों ने बचपन में चिड़ियों के अंडे बहुत चुराए थे पेड़ों पर चढ़ चढ़ के। और जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मुझे हिंदुस्तानी भाषा में कोई पर्यायवाची शब्द समझ में नहीं आ रहा है इस कहावत का, वेटिंग अंटिल यू कम टू ए ब्रिज बिफोर क्रॉसिंग इट। और मैंने उन इंसानों का जो प्रश्न था, सवाल था, उसका जो दूसरा हिस्सा था, उसका जवाब देना उचित नहीं समझा, और मैं बढ़ गया उस पेड़ की तरफ। दोस्तों, इससे मिलती जुलती एक कहावत हिंदुस्तानी भाषा में है, और वो ये है कि नाई नाई कितने बाल। तो नाई ने जवाब दिया, अभी सामने आ रहे हैं, देख लेना। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि वो चीड़ का पेड़ चढ़ने में बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहले 20 फीट तक उसमें कोई शाखा ही नहीं थी। लेकिन जब 20 फीट चढ़ने के बाद पहली शाखा आ गई, उसके बाद चढ़ना आसान था। मैं अपने साथ एक रस्सी ले गया था, तो जब पहली ब्रांच आ गई तो मैंने वहां पर बैठ के वो रस्सी नीचे लटकाई, और उसमें राइफल बांधी उन लोगों ने, और मैंने उसे ऊपर खींच लिया। फिर मैं और ऊपर चढ़ गया, उतना ऊपर कि जहां पर कुछ ब्रांचेस थी, पत्तियां थी, तो मैं थोड़ा बहुत छिप सकता था। अब मुझे उन आदमियों ने बोला था कि ये जो बकरी है बहुत अच्छा मिमियाती है, क्योंकि ऐसी बकरी लेपर्ड का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। उसके बाद उसी पेड़ की जड़ से, जो कि थोड़ी बाहर निकली थी, उन लोगों ने उस बकरी को बांध दिया। उसके बाद वो अपने गांव की तरफ चले गए, ये वादा करके कि सुबह की पहली किरण के साथ वो लोग वापस आ जाएंगे। अब वो बकरी उन आदमियों को जाते हुए देखती रही, लेकिन वो बोली नहीं, यानी कि मिमियाई नहीं। और जब वो लोग चले गए, नजरों से ओझल हो गए, उसके बाद वो बकरी आराम से बैठ गई, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी तक वो बकरी एक बार भी नहीं बोली थी। अभी तक तो मुझे कोई चिंता हुई नहीं थी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ये जब अकेला फील करेगी तो बोलेगी जरूर। और जिम कॉर्बेट को लग रहा था कि जब बकरी बोलेगी तो लेपर्ड आएगा जरूर, क्योंकि सुबह वो यहीं पर था, और जब वो आएगा
तो मैं इतनी ऊंचाई पर बैठा हूं कि बड़े आराम से दूर से ही उसे गोली मार दूंगा। अब जब मैं उस पेड़ के ऊपर चढ़ा था तो जो बर्फ से लदे हुए पहाड़ों की परछाई थी वो अलकनंदा नदी को छू रही थी। अब धीरे धीरे ये परछाइयां आगे को बढ़ने लगी। अब ये मुझ तक पहुंच गईं और थोड़ी ही देर में मुझसे भी आगे निकल गई। अब जो पहाड़ था उसकी जो चोटियां थी वो लाल रंग की दिख रही थी क्योंकि वहां पर धूप पड़ रही थी। अब जब पहाड़ की चोटी से भी धूप चली गई उसके बाद आसमान में तरह तरह की लकीरें नजर आने लगी जो कि सूर्यास्त के समय नजर आती हैं। ये नजारा बड़ा सुंदर था। अब आप सब लोगों ने जो खूबसूरत सूर्यास्त यानी कि सनसेट देखे हैं, आपको ये जान के अफसोस होगा कि जिस सूर्यास्त को अभी तक आप बेहतरीन सूर्यास्त समझते थे यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट, वो उतना खूबसूरत नहीं था जितना खूबसूरत सनसेट अभी मैं देख रहा हूं। यानी कि हम सबको लगता है कि जिस सनसेट को हम देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। शायद ऐसा ही होता है, लेकिन एक सनसेट और है विश्व में जो कि बहुत खूबसूरत होता है। नॉर्दर्न तंजानिया का सनसेट विश्व के बेहतरीन सूर्यास्त में से एक है, जहां नजर आती है आपको किलिमंजारो की चोटी और उसके ऊपर जो बादल होते हैं आपको ऐसा लगता है कि पिघला हुआ सोना है वहां पर। हमारे हिमालय में जो सूर्यास्त होते हैं या तो वो सुनहरे कलर के होते हैं या होते हैं लाल रंग के या फिर गुलाबी रंग के। और जिस सनसेट को अभी मैं देख रहा हूं वो है रोज पिंक कलर का, यानी कि गुलाब जैसा गुलाबी। और उस सनसेट के दौरान जो बादलों के बीच से सूरज की किरणें यहां वहां जा रही थी उनके तो कहने ही क्या। अब वो जो बकरी पेड़ के नीचे बंधी थी उसे सूर्यास्त में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वैसे कुछ इंसानों को भी सूर्यास्त में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अब उसके लिए जो घास डाली गई थी उस बकरी ने वो घास खाई, अपने खुरों से अपने लिए थोड़ी सी जमीन खोदी, उसमें पसर के बैठ गई, फिर लेट गई, फिर सो गई। अब यहां पर मुश्किल वाली बात यह थी कि जिस जानवर के मिमियाने पर भरोसा करके उसे मैंने यहां बंधवाया था बड़े आराम से सो रही थी। जब से मैंने उसे देखा था उसने एक भी बार अपना मुंह भी नहीं खोला था मिमियाने के लिए। मुंह खोला था तो सिर्फ घास खाने के लिए। अब जिम कॉर्बेट को लगा कि ये बकरी पक्का रात भर सोने वाली है, ये उठेगी नहीं, और जब ये बोलेगी ही नहीं तो लेपर्ड पता कैसे लगाएगा कि यहां पर बकरी है। लेकिन अब अगर मैं अभी उतरता हूं और इंस्पेक्शन बंगलों की तरफ जाता हूं तो ये मेरे एक और प्रयास में जुड़ जाएगा और वो प्रयास होगा आत्महत्या का प्रयास। तो जिम कॉर्बेट ने सोचा कि वो आदमखोर को मारने आए हैं और किसी भी जगह पर जहां उसके मिलने की संभावना है वहां पर बैठना सही रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि वो खुद उस लेपर्ड को बुलाएंगे। अब अगर आप मुझसे पूछें कि भारत के जंगलों में इतने साथ रहने के बाद मैंने क्या किया और मुझे क्या पसंद था, तो मैं आपको बताऊंगा कि जंगलों के अंदर मुझे भाषाएं पसंद हैं। भाषाएं उन जंगल फोक्स की जो जंगल में रहते हैं लेकिन इंसान नहीं है, यानी कि जंगल की वाइल्ड लाइफ। अब जंगल की कोई एक भाषा नहीं होती, हर जानवर की, हर पक्षी की एक अलग भाषा है और वो भाषाएं ऐसी हैं कि उनका शब्दकोश बड़ा ही सीमित है। अब अगर हम साही यानी कि पोर्क्यूपाइन और वल्चर्स यानी गिद्ध की बात करें, इन दोनों की जो भाषाएं होती हैं उन्हें जंगल के दूसरे निवासी भी समझ लेते हैं। अब जो इंसान का वोकल कॉर्ड होता है वो तरह तरह की भाषाएं निकाल सकता है, इतना बढ़िया
और इतनी वैरायटी वाला वोकल कॉर्ड बाकी जंगल फोक्स में होता नहीं है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, और वो है क्रेस्टेड वायर टेल्ड ड्रोंगो। और जो इंसान है वो तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाज निकाल सकता है। और जंगल में रहने के बाद अगर आप जंगली जानवरों की भाषाएं बोल सकते हैं, यानी कि उनकी आवाज निकाल सकते हैं, तो ना सिर्फ ये आपके आनंद को बढ़ा देता है, आपके जंगल के ज्ञान और आपके बचने की संभावना को भी बढ़ा देता है। लेफ्टिनेंट फोर्टेस्क्यू, जो अभी तक थे एक हाउस मास्टर इटॉन में, और मैं अपने फोटोग्राफी ट्रिप पर था और मछली पकड़ने का आनंद उठा रहा था हिमालयाज में। 1918 यानी कि 1918 की बात है, और हम पहुंचे एक फॉरेस्ट बंगलो में ग्रेट माउंटेन के नीचे। पहाड़ के दूसरी तरफ हमारा मुख्य उद्देश्य था, यानी कि हमारा एम था, और वो था वेल ऑफ कश्मीर। हम बहुत देर से पहाड़ पर चल रहे थे और हमारा सामान जो लोग कैरी कर रहे थे उन्हें आराम की जरूरत थी, और हाँ, हमें भी आराम की जरूरत थी। हमने डिसाइड किया कि हम नाइट हॉल्ट करेंगे उस बंगलो में, और अगले दिन जो वहां की बुक थी, रजिस्टर था, उसमें फोर्टेस्क्यू ने एक कमेंट लिखा कि जब माउंटेन की तरफ जा रहे हैं तो कश्मीर का स्टैग अगर मिल जाए तो क्या ही कहने। अब मेरे जो दोस्तों ने पहले वहां पर शिकार किया था, उन्होंने बोला था कि अगर आप कश्मीर की तरफ जा रहे हो और आप चाहते हो कि कश्मीर स्टैग मार सको, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक लोकल शिकारी की। और यही बात बोली थी उस फॉरेस्ट बंगलो के चौकीदार ने भी। अब मेरे सामने जो पूरा दिन पड़ा था, मैं अकेला ही घूमता रहा। नाश्ता मैं करके निकला था, और मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लाल रंग के जो हिरण हैं वो कितनी ऊंचाई या कितने एल्टीट्यूड पर रहते हैं। मुझे यह भी नहीं पता था कि वो किस तरह के धरातल पर, यानी किस तरह की जमीन पर रहते हैं। एक पहाड़ जिसमें एक दर्रा यानी पास बना हुआ है, वो है करीब 12,000 फीट ऊंचा, और जब मैं उस पर चढ़ने लगा, पहुंचा ही था करीब 8,000 फीट की ऊंचाई पर, तभी आ गया एक तूफान। और जो उस तूफान के समय आसमान का रंग था, तो मुझे पता था कि ये ओले गिरने का संकेत है। अब बड़े ही ध्यानपूर्वक मैंने एक पेड़ सेलेक्ट किया जिसके नीचे मुझे शेल्टर लेना था। अब मैंने देखा है जानवरों को और इंसानों को ओलावृष्टि यानी ओले गिरने की वजह से मरते हुए, और उसके साथ में जो बिजली गिरती है वो भी एक कारण होती है लोगों की मौत का। तो जो ऊंचे पेड़ थे जिनका कि टॉप नुकीला था, उन्हें मैंने अवॉइड कर दिया क्योंकि वो खतरा था बिजली गिरने के लिए। मैंने एक छोटा पेड़ सेलेक्ट किया जिसका टॉप भी नुकीला नहीं था, गोल था, और उसमें घनी पत्तियां थी। मैंने वहां से पत्तियां इकट्ठा की और जो कोन्स थे वो इकट्ठा किए और आग जला दी। 1 घंटे तक जब आसमान से गर्जना हो रही थी, ऊपर से गिर रहे थे ओले, ठंड भी बहुत ज्यादा थी, मैं आराम से सुरक्षित बैठा था, वो भी गर्माहट के साथ। अब जैसे ही ओलावृष्टि रुकी, सूरज बाहर आया और मैं उस पेड़ की छांव से बाहर निकला, मुझे लगा मैं परियों के लोक में आ गया हूं। अब जमीन पे ओले बिछे हुए थे, सूरज की रोशनी हीरे मोतियों की तरह चमक रही थी, और जो शानदार फूल थे, पत्तियां थी, उन्होंने इस खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। अब करीब 2,000 फीट और ऊपर जब मैं चढ़ा तो मैं एक चट्टान के पास में आ गया जिसकी जड़ों के पास में घर था माउंटेन पॉपीज का। ये जो फूल होते हैं, ये हिमालय के सबसे खूबसूरत फूलों में से एक है। हालांकि ये फूल टूट चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी, और ये दृश्य था अविस्मरणीय दृश्य, यानी कि कभी ना भूल पाने वाला दृश्य। अब जो टॉप पे जाने वाली चट्टानें थीं, बहुत ही फिसलन भरी थी, तो कोई उद्देश्य नहीं था, कोई तुक नहीं बनता था कि उस पहाड़ की उन चट्टानों के टॉप पर जाया जाए।
तो मैंने एक लंबा सा राउंड लिया, दूसरी तरफ से गया तो वहां पर बहुत ही बड़े देवदार के पेड़ के पास पहुंचा। तो वहां थे बड़े बड़े देवदार के पेड़, साथ में थी घास। अब जब मैं उन पेड़ों के पास से घास भरे ढलानों की तरफ आया तो सामने की पहाड़ी पर एक टीले पर मुझे एक जानवर खड़ा हुआ नजर आया। उसकी पूंछ मेरी तरफ थी और मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये कश्मीरी लाल हिरण है, यानी कि कश्मीरी रेड डियर। और जब उसने अपना सर ऊपर उठाया तो मैं देखकर समझ गया ये एक मादा है। अब मेरी तरफ वाली पहाड़ी पर करीब 30 गज की दूरी पर एक चट्टान थी जिसकी की ऊंचाई थी करीब 4 फीट। और उस चट्टान और उस टीले जिस पर कि वो हिरण खड़ा था, उन दोनों की आपस में दूरी थी करीब 40 गज। अब जब वो हिरण चढ़ता था तो मैं आगे बढ़ता था, जब वो अपना सर ऊपर उठाता था मैं वहीं पर रुक जाता था और मैं बढ़ रहा था उस चट्टान की तरफ जो कि थी 30 गज की दूरी पर मेरे ही किनारे पर। अब वो जो हिरण था या हिरण थी, वो एक पहरेदार हिरण थी, बहुत ही चौकन्नी थी। और जब जब वो अपना सर ऊपर उठाती थी वो देखती थी दाहिनी तरफ, और इससे मुझे मालूम चल चुका था कि उसके साथ कोई तो है। अब इस हिरण के पास में आगे बढ़ना, वो भी बिना उसे पता चले, संभव नहीं था। अब जंगल की तरफ से वापस ऊपर चढ़ूं, लंबा राउंड काटूं, मुश्किल भी था और इससे मेरा पर्पस भी सॉल्व नहीं होता था, क्योंकि एक तो हवा भी उस डायरेक्शन से आ रही थी, हिरण को मालूम भी चल जाता, इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता। उतना समय लगाने के बाद वो हिरण वहां रहे, ये बड़ा मुश्किल था। अब ये जो हिरण है ये भी वैसी ही अलार्म कॉल करते हैं जैसी करते हैं स्पॉटेड डियर यानी कि चीतल और सांबर डियर जब वो देखते हैं लेपर्ड, स्नो लेपर्ड या टाइगर को। और मुझे मालूम है इस पहाड़ पर एक तो है ऐसा ही जानवर, क्योंकि मैंने पेड़ के ऊपर स्क्रैच मार्क्स देखे थे। तो जब मैं चट्टान के पीछे छिपा रहा, मेरी एक आंख ही बाहर थी, और जब उस हिरण ने घास चरने के लिए नीचे सर झुकाया तो मैंने लेपर्ड की आवाज निकाली। जैसे ही मैंने वो आवाज निकाली, उछल के वो डियर मेरी तरफ फेस करके खड़ी हो गई और अपने पैर को जमीन पर मारने लगी। वो अपने साथियों या साथी को इशारा कर रही थी कि संभल जाओ, खतरा है। लेकिन उसका साथी तब तक नहीं संभला जब तक उसने मुंह से अलार्म कॉल नहीं करी। लेकिन उसके साथियों ने कोई हरकत नहीं की, वो संभले भी नहीं। वो संभलते तब जब ये मुंह से अलार्म कॉल करती, और मुझे मालूम था कि ये तब तक अलार्म कॉल करेगी नहीं जब तक ये लेपर्ड को देख नहीं लेगी। मैंने ब्राउन कलर की जैकेट पहनी थी, तो अपने कंधे पर उसको चढ़ाया, थोड़ा सा हिस्सा ऊपर उठाया। अब मेरी उस मूवमेंट को उस हिरण ने पहचान लिया। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और करने लगी अलार्म कॉल, क्योंकि अब उसने अपनी आंखों से कुछ भूरे रंग का हिलता डुलता देख लिया था, और वो चाहती थी कि उसके जो साथी हैं खतरे के समय उसके पास आ जाए। सबसे पहले जो उस हिरण के पास आया वो 1 बरस का बच्चा था। अब उस 1 बरस के बच्चे के पीछे 3 स्टैग्स यानी कि मेल हिरण आए, और उसके पीछे आई एक बूढ़ी मादा। अब वो पूरा का पूरा हर्ड, जिसमें 6 मेंबर्स थे, मेरी निगाहों के सामने था और मुझसे 35 गज की दूरी पर। अब वो हिरण अभी भी अलार्म कॉल कर रही थी। बाकी के लोग स्थिर खड़े थे, सावधान खड़े थे, और जिस डायरेक्शन में मैं था उसी तरफ टकटकी लगा के देख रहे थे। जहां पर जिम कॉर्बेट बैठे थे वहां की सतह बहुत ज्यादा ठंडी थी। लगातार बिना हिले बैठे रहने से उन्हें सर्दी होने की संभावना थी। मैंने कश्मीरी लाल हिरणों का दल यानी कि झुंड देख लिया था। मैंने उनकी अलार्म कॉल भी सुन ली थी, लेकिन अभी मैं एक चीज चाहता था जो हो जाए, क्योंकि मैंने मादा की आवाज सुनी थी और मैं चाहता था कि मुझे अलार्म कॉल सुनाई दे जाए नर की। तो मैंने अपने कंधे का थोड़ा और हिस्सा
उनकी निगाहों के सामने लाया। अब मुझे नर की भी आवाज सुनाई दी, मादा की भी आवाज सुनाई दी और उस 1 बरस के बच्चे की भी अलार्म कॉल सुनाई दी। यही तो मैं चाहता था। अब मेरे पास जो परमिट था उसमें मुझे एक स्टैक मारने की परमिशन थी और मेरे जो कैंप में स्टाफ है उनको भी मीट की सख्त जरूरत है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अभी मुझे इस ट्रॉफी की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो अपनी राइफल का इस्तेमाल करने की जगह मैं चट्टान के पीछे से खड़ा हो गया। जैसे ही उन लोगों ने देखा वो ऐसे गायब हुए जैसे कि गधे के सर से सींग। और उसके बाद उनकी कॉल्स मुझे सुनाई देती रहीं जब वो पहाड़ में नीचे की तरफ जा रहे थे। तो हालांकि मैं निकला तो था हिरण मारने के लिए क्योंकि मेरे स्टाफ को मीट की जरूरत थी, लेकिन फिर भी मैंने हिरण मारा नहीं था और वैसे भी इसको मारने के बाद यहां से नीचे ले जाना बहुत ही मुश्किल था। अब जब मैं वापस जाने लगा तो पहाड़ी ढाल पर एक एक कदम संभाल के रखने की आवश्यकता थी। अब मैं चलने लगा, उसके बाद थोड़ा ग्रासी स्लोप आ गया, वहां पर चौड़ाई थी 100 गज की, तो उसमें तो मैं एक तरह से दौड़ ही रहा था। और जब मैं दौड़ रहा था अपने कदमों को संभाल के रखते हुए तो मुझे कुछ सफेद सफेद दिखाई दिया। अब एक चट्टान पर खड़े होके मैंने ध्यान से देखा, मुझसे 100 गज की दूरी पर वो अभी भी नजर आ रहा था। अब जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे समझ में आ गया कि वो जो सफेद सफेद है वो एक बकरी है जो कि अपना रास्ता भूल गई है। अब करीब 15 दिन से हमने मीट नहीं खाया था और फोर्ट्सक्यू को मैं वादा करके आया था कि मैं आज मीट लेकर ही आऊंगा। अब उस बकरी ने मुझे देख लिया था, लेकिन अगर मैं उसकी शंका निवारण कर दूं, यानी कि उसका शक दूर कर दूं, तो शायद वो मुझे अपने पास तक आने दे और इस बात की भी संभावना हो कि मैं उसे उसके पैरों से पकड़ लूं। तो मैं उस बकरी से दूर जाने लगा, लंबा घेरा बना के। मैं उसकी तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन मेरी आंख के किनारे से वो मुझे नजर आ रही थी। अब मैंने लंबा घेरा बनाया, एक चट्टान के पीछे आया, उसके बहुत नजदीक तक पहुंच गया, उसकी निगाहों में आए बिना, और फिर एकदम से मैं निकला और मैंने झटके से उसे पकड़ने की कोशिश की। वो पीछे हटी और जिसे मैं सफेद बकरी समझ रहा था वो थी अल्बिनो मस्क डियर, यानी कि अल्बिनो कस्तूरी हिरण। हम दोनों के बीच में थी 10 फीट की दूरी और वो छोटा जानवर बड़े ही आश्चर्य से मुझे देख रहा था। अब मैं वापस मुड़ा, 50 गज तक चला, फिर मैंने मुड़ के देखा तो वो जानवर, छोटा जानवर, मुझे अभी भी देख रहा था। वो शायद खुद को शाबाशी दे रहा था कि उसने मुझे डराकर भगा दिया। अब इस घटना के कुछ दिनों के बाद जब जिम कॉर्बेट कश्मीर के गेम वार्डन से बात कर रहे थे तो उन्होंने बड़ा अफसोस जताया कि आपने उस हिरण को गोली क्यों नहीं मारी, और वो एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहते थे कि मैंने कहां पर देखा था वो अल्बिनो कस्तूरी मृग। लेकिन जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि जगह की लोकेशन समझाने के मामले में मेरी बुद्धि खराब ही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अल्बिनो मस्क डियर किसी म्यूजियम की शोभा नहीं बढ़ा रहा होगा, अभी भी घूम रहा होगा जंगल में ही। अब जो नर तेंदुआ होता है, मेल लेपर्ड, तो उसके जैसा कोई उसकी टेरिटरी में आए ये उसे पसंद नहीं होता। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि भले ही इस मैन ईटर की टेरिटरी 500 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी कि 500 स्क्वायर किलोमीटर्स की है और उसके इलाके में इसके जैसे बहुत सारे मेल लेपर्ड्स होंगे, लेकिन वो इस इलाके में काफी दिनों से है और अब शायद वो इस इलाके को अपना इलाका मानने लगा होगा। और अभी अभी मेटिंग सीजन गया है, तो अगर मैं कॉल करूंगा लेपर्ड की तो शायद वो लेपर्ड इसे फीमेल की मेटिंग कॉल समझ ले। तो मैंने अंधेरा होने का इंतजार किया और फिर मैंने फीमेल की आवाज निकाली। मेरे आश्चर्य का ठिकाना और खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मुझसे करीब 100 गज की दूरी से नीचाई से मेल लेपर्ड ने फौरन जवाब दिया उस कॉल का। अब हम दोनों के बीच में जो दूरियां थीं उसके बीच में चट्टानें थीं, कटीली झाड़ियां थीं और मुझे मालूम था कि वो लेपर्ड इस तरफ सीधा नहीं आएगा, थोड़ा सा घूम के आएगा।
मुझे उम्मीद थी कि एक जो टूटा हुआ हिस्सा है और जहां पर एक दूसरा रिज है, शायद वो लेपर्ड उस तरफ से आएगा। और लेपर्ड ऐसा ही कर रहा था, क्योंकि जब उसने दूसरी बार बोला तो उसकी दिशा से मुझे मालूम चल गया था। लेपर्ड उस रास्ते पर आ रहा था जो रास्ता मेरे पेड़ के नीचे से ही शुरू होता था और बाद में हिल के फेस की तरफ चला जाता था 200 गज की दूरी पर। मैंने फिर से कॉल निकाली। लेपर्ड का फिर जवाब आया। क्योंकि वो लंबा रास्ता लेके आ रहा था तो अब भी उसकी दूरी मुझसे 100 गज की ही थी। आज की रात अंधेरी रात थी। मेरे पास इलेक्ट्रिक टॉर्च थी, मेरी राइफल पर लगी थी और उस टॉर्च के बटन पर मेरी उंगली थी। पेड़ की जड़ से जो रास्ता जाता था 50 गज तक एकदम सीधा जाता था, उसके बाद था उसमें एक मोड़। तो मैं टॉर्च की बीम मार नहीं सकता था तब तक जब तक कि लेपर्ड उस मोड़ को पार ना कर ले और जो स्ट्रेट लाइन है उसमें आ जाए। तो जब उस मोड़ को पार करके बकरी के पास ना आ जाए, उस मोड़ के पास में ही आके करीब 60 गज की दूरी रही होगी, लेपर्ड ने फिर से कॉल की और तभी पहाड़ के दूसरी तरफ एक दूसरे लेपर्ड ने भी आवाज कर दी। अब हो गया था सत्यानाश। जो ये घटनाक्रम था ये मैंने सोचा नहीं था। लेपर्ड मेरे इतने नजदीक था कि अगर मैं कॉल करता तो वो समझ जाता कि ये कॉल पेड़ के ऊपर से आ रही है। अभी उस लेपर्ड को लग रहा था कि जो फीमेल उसे बुला रही थी वो पहाड़ पर दूसरी तरफ चली गई है। अभी फिर भी इस बात की संभावना थी कि वो मेरे नीचे से गुजरे उस फीमेल तक जाने के लिए, और अगर वो यहां से गुजरेगा तो पक्का वो बकरी को मारेगा, भले ही वो उसके लिए किसी काम की ना हो, क्योंकि उसे तो कोई दूसरा काम समझ में आ गया था। लेकिन आज मेरा भाग्य खराब था और उस बकरी का भाग्य अच्छा था। लेपर्ड ने जहां पर दो रास्ते आपस में मिलते थे वहां से दूसरा रास्ता ले लिया था, क्योंकि अगली जो उसकी कॉल सुनाई दी थी वो 100 गज दूर पहाड़ के दूसरी तरफ थी, यानी कि वो उस दूसरी आवाज की तरफ जो कि थी असली आवाज, वहां जा रहा था। अब दोनों लेपर्ड की कॉल धीरे धीरे नजदीक आती गई और फिर वो आवाजें आनी रुक गई। अब वो दोनों लेपर्ड बिल्लियों जैसी आवाजें निकाल रहे थे और उन आवाजों को मैं सुनता रहा। वो आ रही थी ग्रासी स्लोप्स के पास से। अब मेरा दुर्भाग्य था, लेपर्ड का सौभाग्य था, उसका भाग्य आज उसके साथ था। अब हालांकि कुछ शिकारी मेटिंग करते हुए लेपर्ड या टाइगर के शिकार के लिए जाते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आप पक्का विचार कर लीजिए, क्या आप मेटिंग करते हुए टाइगर या लेपर्ड को देखना चाहते हैं? एक टाइगरेस के लिए टाइगर इस टाइम पर सेंसिटिव नहीं होता और उसे नहीं मालूम होता कि उसके पैने नाखून कितना नुकसान कर सकते हैं। आज रात वो तेंदुआ मरा नहीं, आज नहीं तो कल मरेगा, कल नहीं तो परसों, क्योंकि वो रेत वाली घड़ी जिसमें उसकी जिंदगी का समय चल रहा है, रेत उससे फिसलती जा रही है। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? अभी मैं सब सोच ही रहा था, तभी अचानक एक जोरदार आंधी आई और पेड़ पर बैठे मेरी दिशा और मेरी दुनिया दोनों घूम गए। अब पेड़ भी झुक गया था, मैं भी झुक गया था और मुझे लग रहा था कि यह कभी सीधा ही नहीं होगा। लेकिन फिर वो पेड़ सीधा हुआ। जैसे ही वो पेड़ सीधा हुआ फौरन मैंने राइफल को पेड़ के तने से बांध दिया, क्योंकि वहां पर बैठे रहने के लिए मुझे अपने दोनों हाथों की जरूरत पड़ती। अब उस चीड़ के पेड़ ने ऐसे बहुत सारे तूफान झेले होंगे, लेकिन अपने अकेले की दम पर आज एक इंसान भी उसका बोझ बढ़ा रहा था, एक डाल से दूसरी डाल पर उतरता रहा। अब ये पाइन का पेड़ यंग पेड़ था और इसकी जड़ें मजबूत थी, तो एक घास के तिनके की तरह इधर से उधर हिलता तो रहा, लेकिन जब हवा रुक गई तब भी ये पेड़ खड़ा था और मैं भी सुरक्षित था। अब लेपर्ड के आने की कोई संभावना नहीं थी, तो मैंने एक सिगरेट जलाई, सुट्टा मारा और मैं चल पड़ा बकरी की तरफ। मैंने एक सिगरेट जलाई, सुट्टा मारा और फिर सपनों की दुनिया में खो गया, जैसे खोई हुई थी वो बकरी। जब सुबह की पहली किरण आई तो मुझे एक कुई की आवाज सुनाई दी और फिर मैंने अपने आप को नीचे पाया। जब मैंने कुई की आवाज सुनी तो देखा कि मेरे वो दो साथी नीचे आ चुके थे। उन लोगों ने मुझसे पूछा कि रात को लेपर्ड बोल रहा था, क्या मैंने सुना?
और जब आंधी आई तो आपके पेड़ को क्या हुआ। जब पूरा घटनाक्रम मैंने बताया और मैंने बताया कि दोस्ताना बातचीत भी मेरी हुई थी उस लेपर्ड के साथ, तो वो जानकर आश्चर्यचकित हुए। और जब जिम कॉर्बेट ने उन लोगों से पूछा कि कल छोटी मोटी आंधी का एक्सपीरियंस तुम लोगों ने भी लिया, तो बोले छोटी मोटी आंधी, ऐसी आंधी तो आज तक आई ही नहीं। ये आंधी ऐसी थी कि उसमें मेरी झोपड़ी उड़ गई। और जब उसने बोला कि मेरी झोपड़ी उड़ गई, तो दूसरा आदमी बोला कि साहब कोई चिंता की बात नहीं है, शेर सिंह बहुत दिनों से सोच रहा था कि नई झोपड़ी बनाई जाए, उस पुरानी झोपड़ी को तोड़ने की मेहनत बच गई। शेर सिंह का काम आंधी ने कर दिया। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।